बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे मिजाज हैं फ्यूचर इंजीनियर्स के? अनस, अब आ रही है ना मेरी आवाज़? वो दरअसल मैंने बात करनी शुरू ही नहीं की थी, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी। और अब आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अल्लाह का करम है राफे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाएं, क्या क्या पढ़ लिया आपने इस ऑनलाइन क्लास में? कितना ऑनलाइन पढ़ लिया आपने? अब तो दिल कर रहा होगा कि भाई फिजिकल आए और मतलब पढ़ें यहाँ पे आके, फिजिकल क्लासेस हों। बिल्कुल, हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बस जल्द मुलाकात होने वाली है आपसे फिर, इंशाअल्लाह ताला। और फिर वही रौनकें बहाल होंगी अल्लाह के फजलो करम से, और हम वहाँ जिस तरह क्लासेस में पढ़ते थे उसी तरह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बहुत भरपूर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। बस अनस, बेटा ये नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, वो बता देंगे आपको सब। ये तो मैंने ऐसी अभी बात निकली तो मैंने जिक्र कर दिया, वरना वो सब मैनेजमेंट आपको बताएगी, आप बेफिक्र रहें। बट प्रोबेबली इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इसी मंथ हम आमने सामने होकर पढ़ेंगे। बहरहाल, बच्चों, मैंने आपको 2.2 पढ़ाई है इससे पहले। 2.1 आपकी कंप्लीट हो गई थी, फिर 2.2 हमने पढ़ी है। अच्छा, 2.2 में एक दो सवाल बाकी वो रहते हैं बेटा, जो डेरिवेशन जैसे हैं, जिसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। ठीक है। वो डेरिवेशन जैसे सवाल जो है, वो मैं फिलहाल आज तो नहीं करवा रहा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि जब फिजिकल क्लासेस रेज्यूम हो वो जब ही करवाऊँ मैं। तो वो मैंने अभी रोक दी हैं। ठीक है। मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास 2.4 एक्सरसाइज के ऊपर। 2.3 भी आपकी थ्योरम जैसी है, थ्योरम से रिलेटेड। मैट्रिक में आपने थ्योरम किए होंगे ना, जिसके अंदर ट्राइंगल्स को प्रूव करते थे, इसी तरह यहाँ पे भी कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं। तो वो प्रूफ वाले क्वेश्चन की एक्सरसाइज 2.3 बच्चों। और जो डेरिवेशन जैसे दो तीन सवाल हैं 2.2 के अंदर, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वो मैं अभी होल्ड करवा रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं 2.4 स्टार्ट करने का ख्वाहिशमंद हूँ आप लोगों के साथ। और सिलसिला यही है लाइन का, स्ट्रेट लाइन का। लेकिन बेटा उसमें टॉपिक हमारे पास होगा इंटरसेप्ट एंड स्लोप्स का। ठीक है। इंटरसेप्ट का लफ्ज भी आप सुन चुके हैं पहले, और स्लोप का जो वर्ड है वो भी आप सुन चुके हैं पहले। ये दोनों वर्ड्स बेटा मुझे नहीं लगता कि आपके लिए नए होंगे। ये दोनों वर्ड्स आप सुन चुके हैं पहले। इंटरसेप्ट भी हमने सुना है एक सवाल के अंदर, और उस पर काम भी किया है। तो मैं पूछूंगा आपसे अब, और आप मुझे बताएंगे। ठीक है। सो इंटरसेप्ट के हवाले से बात स्टार्ट करते हैं पहले, फिर सवालों के ऊपर आएंगे बेटा। सही। क्वेश्चन 5 तो हो गया था ना? क्वेश्चन 5 की बात कर रहे हैं मुझसे? 2.2 का क्वेश्चन 5, या वो मैंने घर से करने को दिया था? हाँ, देखिए इस जैसा क्वेश्चन करवाया था ना राफे। 23 क्वेश्चन करवाया था मैंने। क्वेश्चन 23 करवाया था, और मैंने कहा था बिल्कुल इसी तरह 5 होगा। तो वो ट्राई किया आपने, अब आपने खुद ही याद दिलाया मुझे। क्या मैं करवा दूं? क्या मैं करवा दूं? मेरे ख्याल में बेटा खुद करना चाहिए आपको। एहसान लियाकत, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं।
2.2 का क्वेश्चन 4 आप कह रहे हैं वो हम कर चुके हैं। जी फरमाइए। एहसान। बेटा सेम प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 23 में जो था ना वही क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है। 23 वाला वही 5 के अंदर है। इसमें भी आपको मिड पॉइंट दिए हुए हैं, वर्टिसेस आपको निकालने हैं। वर्टिसेस मैंने कहा था आपसे कोई दूसरा लेटर मान लीजिएगा। मैंने आपको बना के दिखाई थी डायग्राम या नहीं दिखाई थी बनाकर? मिसाल के तौर पर ये आपके पास ए बी सी तीन वर्टिसेस हैं और तीन मिड पॉइंट दिए हुए हैं आपको P1 P2 P3। P1 P2 P3 क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं। P1 के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं x1 y1, P2 के दिए हुए हैं x2 y2, P3 के दिए हुए हैं x3 y3 बच्चों। सही है। तो बेटा हम जो वर्टिसेस हैं ना, वर्टिसेस हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेते थे, लेकिन अब हमारे पास जो मिड पॉइंट है वही x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दे दिए। तो अब हम मजबूर हैं कि हम ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स कुछ और लेंगे। तो आप यूं ले लें a कॉमा बी सी कॉमा डी और ई कॉमा एफ। सेम क्वेश्चन नंबर 23 वाला प्रोसीजर यहाँ पे अपनाएंगे और आप ए बी सी डी और ई एफ की वैल्यूज निकालेंगे उसी तरीके से। ठीक है। जब ये वैल्यूज आ जाएंगी तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। एक बार फिर ट्राई कर लीजिएगा। जी एहसान। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि मैंने 2.2 में, पहले चलो इसकी मैं बात कर देता हूं। अभी एक बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है, कोई मसला नहीं है। उनको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं मिल रहा है 2.2 का। क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करवाया 2.2 का? मेरे ख्याल में तो इब्तिदा में ही करवा दिया था। करवा दिया ना? हाँ ये हो गया है बेटा, मैं यही तो बोल रहा हूँ। एहसान आप जरा टैली करो अपना वर्क पिछले लेक्चर्स देखकर या किसी से लेकर। हो सकता है कि किसी वजह से मिस हो गया हो आपसे, तो वो देख लो आप एक दफा। ठीक है, चलो खैर। बात करूंगा बेटा मैं अब आपसे एक्सरसाइज 2.4 की। और 2.4 के अंदर एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। सारे इंटरेस्टिंग हैं इसमें, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे दिल के ज़्यादा करीब है। तो आइए देखते हैं। ठीक है रुहेल, मैं इसको नोट कर लेता हूं जो आपने नंबर बताएं। मैं नोट कर लेता हूं। ठीक है, मैंने अपने पास लिख लिया है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 2.4, और इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सबसे पहले इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स बेटा, व्हाट आर इंटरसेप्ट्स? व्हाट आर इंटरसेप्ट्स, क्या होते हैं ये? जी बेटा, इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? नहीं, अभी 2.4 करवा रहे हैं, 2.3 बाद में करवाएंगे। बेटा वो लाइन इंटरसेप्ट वो लाइन जो किसी एक्सिस को कट करे, जो किसी
एक्सिस को कट करे। मिसाल के तौर पर अगर हम यहां पर एक्स और वाई एक्सिस बना लें तो हमें बड़ी आसानी होगी अपनी बात को कन्वे करने में। बच्चों ये एक लाइन है जो कट कर रही है वाई एक्सिस को, ठीक है। और बेटा एक ये लाइन मैं बना रहा हूं यहां पर जो कट कर रही है एक्स एक्सिस को, कर रही है। एक लाइन मैंने ऐसी बनाई है यहाँ पर जो वाई एक्सिस को कट कर रही है, और एक लाइन ऐसी बनाई है मैंने जो एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो बेटा वो लाइन जो वाई एक्सिस को कट करे वो कहलाती है वाई इंटरसेप्ट। क्या कहलाती है? वाई इंटरसेप्ट। ये वाई को कट कर रहा है तो ये कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। ये लाइन एक्स को कट कर रही है तो ये कहलाएगी एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट एंड एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है। बेटा कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक जो लाइन होती है वो लाइन बैक वक्त एक वक्त में एक्स इंटरसेप्ट भी होती है और वाई इंटरसेप्ट भी होती है। इस तरह से समझ रहे हो बात को? ये देखो, इसको ए पॉइंट नाम देते हैं, इसको बी पॉइंट आपको समझाने के लिए। तो देखो ए पॉइंट पर भी ये वाई, ए पॉइंट पर ये वाई एक्सिस को कट कर रही है और बी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है। यानी ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट है, ये एक ऐसी लाइन है बेटा जो दोनों इंटरसेप्ट बना रही है, एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट भी। तो ऐसा भी हो सकता है आपके पास। आई होप बात मेरी पहुंच गई होगी आप तक कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि वो लाइन जो किसी एक्सिस को कट करे वो इंटरसेप्ट कहलाती है। बोलो, बात समझ में आई? अगर ये पहली बात समझ में आई है तो मैं दूसरा जुमला कह दूं फिर। नहीं, रयान ओरिजिन से कट करेगी तो वो इंटरसेप्ट नहीं होता। रुहेल, बेटा कोई भी लाइन अगर y एक्सिस से पास हो रही है या y एक्सिस को एक पॉइंट से कट कर रही है जैसे यहां पे कर रही है तो वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। और अगर कोई लाइन x एक्सिस को कट कर रही है तो वो x इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है। अब बेटा y इंटरसेप्ट को देखो और इसके बारे में कोई खास बात बताओ मुझे। बेटा मैंने यही तो बताया, जो लाइन एक्सिस को कट कर रही है अगर y एक्सिस को कट कर रही है तो y इंटरसेप्ट है, x एक्सिस को कट कर रही है तो x इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट को देखें और उसके बारे में कोई खास बात बताएं। हाँ जी। यस, यहाँ एक वैल्यू जीरो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन सी वैल्यू जीरो है? x की वैल्यू जीरो है। x की वैल्यू जीरो है यहाँ पर। और अगर आप x इंटरसेप्ट को देखें तो यहाँ पर किसकी वैल्यू जीरो है? यहाँ पर y की वैल्यू जीरो है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं रयान, उसके लिए कोई खास नाम नहीं है। ठीक है, तो क्या कंक्लूड किया हमने इस पे कि y इंटरसेप्ट जो होता है, y इंटरसेप्ट वाले पॉइंट पर x जीरो होता है और x इंटरसेप्ट वाले पॉइंट पर y जीरो होता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ लॉजिक बनी। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज से और फिर वहां पे मैथमेटिकली इसको करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 है और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फाइंड द एक्स। वहां प्रयास कब ज्वाइन किया है आपने बेटा?
नहीं, आपने ज्वाइन कब किया है? अभी क्लास को कब ज्वाइन किया है, ये वाली क्लास को हमारी? आज कितने बजे आप क्लास के अंदर आए? 2.4 पढ़ा रहा हूँ बेटा अभी, ठीक है। हाँ, मैंने इब्तिदा में बता दी थी, वो बात आपने मिस कर दी है। मैं 2.3 अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, 2.4 पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं वली? नहीं नहीं, अलग नहीं है उसका। फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ नंबर वन पार्ट 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन की मदद से हमें किसी लाइन के एक्स और वाई इंटरसेप्ट बताने हैं। एक्स और वाई इंटरसेप्ट बताने हैं बेटा, ठीक है। अब बताते हैं एक्स और वाई इंटरसेप्ट। क्या लॉजिक इस्तेमाल करेंगे? इक्वेशन हमने लिख ली अपने पास, 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। हेडिंग डालेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। इक्वेशन लिखी 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट के लिए लॉजिक क्या है? जहां एक्स इंटरसेप्ट होता है वहां y जीरो होता है। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है तो y की जगह क्या पुट करेंगे? 0। पुटिंग y इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस 5, y की जगह 0 माइनस 15 इक्वल टू 0। 3x ऐसे ही रहा, ये 5 जीरो जा 0 हो जाएगा खत्म, तो आपके पास खाली बचेगा माइनस 15 इक्वल टू 0। 3x माइनस 15 राइट पे जाके प्लस का हो जाएगा। x निकालना है, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 15 अपॉन 3, 3 वन जा 3 5 जा, तो x इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई। इसका मतलब ये है कि x इंटरसेप्ट जो बन रहा है वो 5 पर बन रहा है। जहां उन्होंने मार्किंग की हुई होगी ना, जो स्केल होगा उस हिसाब से, अब वो 5 सेंटीमीटर हो, 5 मीटर हो, 5 पॉइंट हो, जो भी हो, यानी उन्होंने पोजीशन बता दी इसकी। ये x इक्वल टू 5 बता रहा है कि x इंटरसेप्ट बन रहा है 5th प्लेस के ऊपर, ठीक है। अब वो जो स्केलिंग होगी उस हिसाब से होगा ये। अच्छा, अब y इंटरसेप्ट निकालना है हमें, उन्होंने दोनों निकालने को बोले, तो हम क्या लिखेंगे? फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए क्या लिखेंगे? पुटिंग x इक्वल टू 0, बस उलट चलेगा मामला। पुटिंग x इक्वल टू 0, ठीक है। अब x 0 पुट करेंगे इसमें। इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 15, 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। x की जगह 0 आएगा, माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। 3 जीरो जा 0 माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। 0 को इग्नोर करेंगे और माइनस 5y उठाकर उधर ले जाएंगे। ये माइनस 15 इक्वल टू माइनस का 5y उधर आके प्लस 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, माइनस 15 अपॉन 5 इक्वल टू y। 5 वन जा 5 थ्री जा, बेटा y कितना आ गया? माइनस का 3 आ गया, माइनस का 3, ठीक है। तो ये दो इंटरसेप्ट आ गए। बिल्कुल डायग्राम बनेगी रैन, डायग्राम बना लें आप इसकी, आप साइड में बना लीजिएगा या एंड में बना लें, जैसा भी है। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब ये एक इक्वेशन है, ठीक है। एक इक्वेशन है, मींस हमें लाइन भी एक ही बनानी है। एक ही लाइन बनाएंगे, उसके अंदर आप x और y इंटरसेप्ट शो कर देंगे। तो x 5 है आपके पास, y माइनस 3 है। अब यहाँ पर कोई स्केलिंग करने की तो ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। आप ऐसे ही कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने एक लाइन बनाई, ये मैंने कहा x इंटरसेप्ट 5, x इक्वल टू 5,
और y इक्वल टू -3, ये आप मेंशन कर देंगे। ठीक है बेटा, मैंने इसको ऊपर क्यों नहीं बनाया? ऐसे भी बना सकता था मैं, x और y तो कट करने, मैंने नीचे की तरफ क्यों बनाया इसको? हाँ, कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए बनाया है। y की वैल्यू -3 थी बच्चों, तो y -3 जो है वो नीचे ही आता है, y नेगेटिव नीचे ही होता है, दैट्स वाई मैंने इसको नीचे की तरफ बनाया है। तो इस चीज का अगर ख्याल रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखते हुए बनाना, इसलिए मैंने पहले डायग्राम नहीं बनाई। चाहो तो साइड में जगह छोड़ दो, राइट हैंड साइड पर जगह छोड़ दो, जैसे राइट हैंड साइड पर बनाते हैं हमेशा डायग्राम, वो स्टैंडर्ड तरीका है। वहां थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, एंड में बना लें, वरना अगर आखिर में भी बनाएंगे तो कबाहत नहीं है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। ठीक है, नहीं बच्चा, एक ही बनानी है डायग्राम। ठीक है रेहान, बेटा कोई कंफ्यूजन तो बता दें इसमें। कर सकते हैं बेटा रेहान, कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर, एक तरह की जस्टिफिकेशन है, आप यहाँ पे आके जस्टिफाई कर रहे हैं भाई ये दिखने में ऐसा है, सही है। अच्छा, इसका मैं आपको अब करवा रहा हूँ फिफ्थ पार्ट, क्योंकि कुछ चीजें आपको खुद करने को दूंगा, कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो डिस्कस करने की है लाजमी। तो फिफ्थ पार्ट है इसका x² -3x -10 इक्वल टू 0, सही है। अच्छा जी, अब बेटा अगर मैं इसमें बात करूं कि मुझे निकालना है एक्स इंटरसेप्ट इस इक्वेशन की मदद से, तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए तो y 0 पुट करते हैं, तो मुझे तो इस इक्वेशन में y नजर ही नहीं आ रहा, y तो इस इक्वेशन में नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे मेहनत ही नहीं करनी y 0 पुट करने की, पहले से y 0 है इसके अंदर, तो डायरेक्ट बस मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और जो दो x की वैल्यू आएंगी मैं बोलूंगा ये x इंटरसेप्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या मैं इस इक्वेशन से y इंटरसेप्ट निकाल सकता हूं? क्या ये गिवन इक्वेशन जो है इससे मैं y इंटरसेप्ट निकाल सकता हूं? सबका जवाब चाहिए। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं यस सर, वो क्यों कह रहे हैं यस सर, ये भी बताइए मुझे। बेटा y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना होता है? x की जगह 0 पुट करना होता है। कर दो जरा x की जगह 0 पुट। जब x की जगह 0 पुट करोगे बेटा सब खत्म हो जाएगा, खाली -10 बच रहा होगा, y की वैल्यू तो आ ही नहीं रही है ना। अगर y की वैल्यू नहीं आ रही, दैट मीन्स आप इस इक्वेशन से y इंटरसेप्ट नहीं निकाल सकते। सुन रहे हो मेरी बात? इस इक्वेशन से y इंटरसेप्ट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसमें y मौजूद ही नहीं है। अगर इसमें y मौजूद नहीं है तो y इंटरसेप्ट नहीं निकल सकता, अगर x मौजूद नहीं होता तो x इंटरसेप्ट नहीं निकल सकता था। और y इंटरसेप्ट ना निकलने का मतलब यह है कि ये जिस लाइन की इक्वेशन है वो y इंटरसेप्ट बना ही नहीं रही है जनाब, वो सिर्फ और सिर्फ x इंटरसेप्ट बना रही है। क्या बना रही है? वो सिर्फ और सिर्फ x इंटरसेप्ट बना रही है, ठीक है, वो y नहीं बनाएगी, ये मतलब है इसका। बताओ क्लियर है बात? तो यहां पर हम क्या करेंगे फिर? यहां पर हम डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे बच्चों x इंटरसेप्ट के लिए। हेडिंग आ जाएगी फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए काम कर रहे हैं। और बेटा x इंटरसेप्ट के लिए हम लिखते हैं पुटिंग y इक्वल टू 0। अब देखा तो y है ही नहीं, कोई बात नहीं, y है ही नहीं तो जो इक्वेशन है वो ऐसी उतारेंगे हम, जाहिर सी बात है, हम क्या से लाए y, तो इसको ऐसी उतार देंगे x²
3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x निकालना है, क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है? मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है 5 और 2 के अंदर। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, सब्ट्रैक्ट कर लें -3x आएगा, मल्टीप्लाई कर लें 10x स्क्वायर आएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। ये हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब ये दो दो के पेयर बन गए, तो इसमें पहले पेयर में x कॉमन आया, अंदर बचेगा x माइनस 5। इन दोनों में 2 कॉमन है, तो अंदर बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यूज हैं जिसमें x माइनस 5 ब्रैकेट कॉमन है आपके पास, और नॉन कॉमन क्या बच रहा है? x प्लस 2, और राइट पर वही चल रहा है इक्वल टू 0। इक्वल 0 का मतलब है कि x माइनस 5 भी 0 के बराबर है और x प्लस 2 भी 0 के बराबर है। तो हम लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी, और यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो -2 आ जाएगी। अब ये दो वैल्यूज आई है, मतलब ये दो प्रोबेबिलिटीज हैं कि ये जो लाइन है ये या तो x इक्वल टू 5 पर इंटरसेप्ट बनाएगी या x इक्वल टू -2 पर इंटरसेप्ट बनाएगी। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही लाइन जो है वो x इंटरसेप्ट दो जगह बनाए, बना ही नहीं सकती, वो लाइन होगी ही नहीं। तो इसलिए इस सवाल के अंदर जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप दो लाइंस बनाएंगे डायग्राम के अंदर इस तरह से। x और y एक्सिस बनाया। अब मुझे बताएं, अगर मुझे x इंटरसेप्ट बनाना है -2 वाला, तो ये लेफ्ट पे बनेगा ना, माइनस में आ रहा है, तो हम इसको यूं बना देंगे मिसाल के तौर पर, x इक्वल टू -2, ठीक है। और एक बनेगा x इक्वल टू 5 पे, तो वो राइट पे बनेगा, ठीक है, ये x इक्वल टू 5। तो बेटा दोनों में से कोई सा भी बन सकता है, इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज थी जो हमने डायग्राम के अंदर शो कर दी बच्चों। ये इस तरह भी होगा कि कभी इक्वेशन के अंदर कोई एक लेटर नहीं होगा, तो आप समझ जाना कि उसका जो इंटरसेप्ट है वो बन ही नहीं रहा है, सही है। अगर x ना हो, कभी कोई पेपर में ऐसी इक्वेशन आ जाए तो उसका x इंटरसेप्ट नहीं होगा। प्रीवियस वाली रोहेल, अच्छा इसमें कोई सवाल है तो कर लें। ये लीजिए, ये देख लें, प्रीवियस लिख रहे हैं कि आप लोग साथ साथ? कौन कौन साथ साथ कॉपी कर रहा है? हाँ, अगर कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है तो कर लें, ठीक है। खुद से करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये लिख लिया आपने, हटा दूं? कोई सवाल तो नहीं है? हाँ ठीक है, आप उसको पिक ले लें और बाद में लिख सकते हैं, बाद में लिख लें, ये भी बहुत अच्छी अप्रोच है, ठीक है। आप समझने में ज्यादा टाइम लगाते हैं, अगर आप ये बेहतर समझते हैं तो जैसा आपको अच्छा लगे। सही है, हटा दूं भाई? अब मैं एक पार्ट 6 करवा रहा हूँ, बाकी 3 पार्ट जो है वो आपको करने को दूंगा। ओके बेटा, पार्ट 6 की बात करते हैं अब। 6 में कह रहे हैं एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। सोल्यूशन। बेटा इसके अंदर तो दोनों नजर आ रहे हैं माशाल्लाह से, एक्स भी और वाई भी। इसका मतलब है इस इक्वेशन से एक्स इंटरसेप्ट भी निकल सकता है बासानी, और वाई इंटरसेप्ट भी निकल सकता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले हेडिंग, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करेंगे? पुटिंग पुटिंग y इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की जगह 0 पुट करेंगे, और वो हम पुट
कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, अब y इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। ये मैंने इक्वेशन लिखी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। बेटा पहले y की जगह 0 आया, इस y की जगह भी 0 आया, ये हो गया 0 का स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस फिर इस y की जगह भी 0 इक्वल टू 0। एक्स जीरो ज़ा जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस एक्स माइनस जीरो इक्वल टू 0। जितने भी जीरो प्लस माइनस हो रहे हैं सारे इग्नोर हो जाएंगे और खाली बचेगा माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर वेरिएबल के साथ माइनस हो और आप उसको खत्म करना चाहते हो तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन, नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड। तो जब हम दोनों साइड पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जीरो को तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई करते रहे वो जीरो ही रहता है। दैट मीन्स एक्स की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी आ गई बच्चों, एक्स की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, बातें समझ में आ रही हैं। इसी तरह अब मैं निकालूंगा वाई इंटरसेप्ट। तो सर जी अपोजिट भेजें या मल्टीप्लाई करें, एक ही तो बात होती है सर जी, रयान साहब। मल्टीप्लाई करें माइनस साइन से या उधर भेज दें, एक ही बात है। अब मैं उधर भेजता हूं ना अक्सर, तो बच्चे मुंह खोल खोल के देखते हैं, अरे ये सर उधर कहाँ भेज दिया। ठीक है, फिर इधर क्या बचेगा, इधर जीरो कैसे बचेगा। ठीक है, सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अजराए मजाक मैंने आपसे कह दिया। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे भाई, y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0, x 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन उतार लेते हैं पहले, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। एक्स की जगह 0 आया, वाई ऐसी रहा, वाई स्क्वायर ऐसी रहा, एक्स की जगह 0 आया। चलें जी, 0 कहता है जो मुझसे टकराता है मुझ जैसा हो जाता है, तो वाई जीरो ज़ा 0 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 माइनस वाई इक्वल टू 0। बेटा 0 को इग्नोर करेंगे, 0 को इग्नोर करेंगे, क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, देखो ये वाई स्क्वायर है, ये वाई है, दोनों में से वाई कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, इधर एक वाई बचेगा माइनस और इधर 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब y इंटू वाई माइनस 1 इक्वल है 0 के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो y भी 0 के बराबर और y माइनस 1 भी 0 के बराबर। तो हम यहां लिख लेंगे y इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, y इक्वल टू 0 ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, तो y इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपके पास आई हैं, यानी कि y की वैल्यू या तो 0 होगी या y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो अब आप इसको डायग्राम पर प्लॉट कर लेंगे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, तीन डिफरेंट छोटी छोटी डायग्राम्स बना लेंगे x और y एक्सिस की, और उसमें इसको शो कर देंगे। ठीक है, नहीं बेटा y माइनस 1 को या y को, दोनों में से किसी को भी मैं डिवाइड में इसलिए लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक वेरिएबल है। ठीक है, मैं वेरिएबल को जाया नहीं करूंगा कभी भी 0 की तरफ ले जाके, और कोई नंबर होता तो मैं शायद ले जाता। समझ रहे हो बात को, अगर कोई फैक्टर कोई वेरिएबल लिखा हुआ है तो उसको हम डिवाइड में लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा वरी गाजी, बेटा मैंने माइनस वाई को लेफ्ट पर इसलिए नहीं भेजा, अगर मैं माइनस वाई को, सॉरी राइट पर अगर मैं भेज देता तो फिर मेरे पास y इक्वल टू 1 आंसर आ जाता। अब y इक्वल टू 1 आंसर आ जाता और यहां पर y के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब दो आंसर आने चाहिए, तो फिर दो आंसर नहीं आते, पावर को देख लिया करो। अच्छा, अब ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0,
ये तो कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस है। आपने खाली y इक्वल टू 1 को शो करना है डायग्राम के अंदर, ये बता दूं। मैंने बताया ना x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, वो तो ओरिजिन है ना, ओरिजिन पे थोड़ी होता है इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा महत, मजे की बात बताऊं? नहीं, डायग्राम आप लोग बनाए। महत, मैं आपकी बात पे एक बात कह दूं कि ये सवाल जो है ना, ये आपसे पूछेंगे ज्यादातर, अब मैं कहूंगा तो कहीं बच्चों को धचका ना लगे, ये कोई 5 नंबर या 7 नंबर का सवाल नहीं आता, ठीक है। डायग्राम बनवाने का मकसद आपसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये ज्यादातर आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है, एक इक्वेशन देके छोटी सी। अब बच्चे कह रहे होंगे लो भाई, एमसीक्यूज के लिए मेहनत करवाना है इतनी। सही है, डायग्राम ऊपर बनेगी ना, वाई एक्सिस पर। बिल्कुल अब्दुल राफे, आप सही कह रहे हैं, कोई ना कोई लॉजिक है। देखें, मैं अभी मैट्रिक की बात करूं तो मैट्रिक में 2.7 और 2.8 एक्सरसाइज पर बच्चे बड़ी अहमियत देते हैं, और टीचर्स भी इसको पढ़ाने में। तो 2.7 और 2.8 बहुत से लोग डायरेक्ट पढ़ाते हैं, और पढ़ने वाले भी ऐसे हैं चैंपियन, वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि उसमें जो कॉन्सेप्ट है ना 2.7 और 2.8 में, बेटा वो पिछली 6 एक्सरसाइज जब पढ़ेगा ना बच्चा, तो उसका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, और ये ऐसी चीजें हैं, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आगे। अभी पिछले कुछ सवाल आपने किए ना 2.2 के अंदर, उसमें भी यही था, ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बन रहे थे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो वो वाला सवाल भी नहीं कर पाओगे फिर। ये कॉन्सेप्ट पक्के करने की जरूरत है। देखो ये ना सवालों के पार्ट्स हैं, समझ लीजिए। बेटा 5 हो गया, इसकी डायग्राम 6 हो गया, इसकी डायग्राम बना लोगे। बाकी पार्ट कितने बचे? 2 3 4। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 3 4 ये आप घर से करेंगे, आपका होमवर्क है, ठीक है। अब मैं आपको स्लोप करवा रहा हूं। अनस, क्वेश्चन नंबर 6 पहले, फिर 7, फिर इसी तरह से 8 9 10 11 12 सारे। 6 में स्लोप है, पहले स्लोप का कॉन्सेप्ट समझें, एंगल वाला, एंगल वाला कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद फिर पॉइंट्स वाला स्लोप, जिसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है। सही है, तैयार है? स्लोप, स्लोप क्या होता है बता दें जरा जल्दी से, मगरिब का वक्त होने वाला है। व्हाट इज स्लोप? दुल्हन, क्या लिख रहे हो? अच्छा ढलान। मैं डर गया भाई, मैंने कहा क्या हो गया। वली गाजी, DHALAN लिखना चाहिए था, ढलान। चले खैर, कोई बात नहीं। तो ढलान, ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट भी मैथमेटिकल टर्म है ना, तो आमतौर पे अगर बोले महत तो वो समझ में नहीं आती लोगों के, तो आप सिंपल पता है क्या बोले, ये एक इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन फिर भी एक नॉर्मल टर्म है, यानी कोई भी चीज अगर हॉरिजॉन्टल से उठी भी होगी जरा सी, आम अल्फाज में बात करूंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये जमीन है आपके पास, ये रही जमीन, जमीन, ये रही जमीन आपके पास, और जमीन पर इस तरह से जो अर्थ की सरफेस है उसको आपने थोड़ा सा उठा दिया है। जैसा कि हम घरों के बाहर बनाते हैं बाइक ले जाने के लिए, गाड़ी ले जाने के लिए अंदर, ताकि गाड़ी आराम से चली जाए। जाहिर सी बात है सीढ़ियों पर से तो जाएगी नहीं, घर इतना ऊंचा है तो कैसे जाएगी, उछल के तो जाएगी नहीं गाड़ी, या उड़ के तो जाएगी नहीं। तो हम हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल है आपके पास, हॉरिजॉन्टल से सरफेस को इंक्लाइंड कर देते हैं, यानी कुछ एंगल पर उठा देते हैं, कुछ एंगल थीटा पर ऊपर उठा देते हैं। तो वो जो हमारी सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस,
जो इंक्लिनेशन है, जो सरफेस टिल्ड हो गई है, टेढ़ी हो गई है, वो कहलाती है, जो कि कुछ एंगल बना रही होती है, वो कहलाती है हमारे पास स्लोप। ठीक है, स्लोप। अब बेटा स्लोप में जब स्लोप बनता है तो जमीन के साथ एंगल भी लाजमी बनता है। जब स्लोप बनता है तो जमीन के साथ एंगल भी लाजमी बनता है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इस स्लोप को ग्राफ के अंदर शो करें बेटा, तो जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेट्स की मदद से करेंगे। तो अब इस स्लोप को निकालने के दो फॉर्मूले हैं जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोई सवाल है आपका तो करने? अच्छा बेटा, अजान हो रही है तो अब मैं नमाज का यहां पर ब्रेक दे दूं, ताकि यह है कि नमाज के बाद फिर हम कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, ओके, नमाज के बाद आते हैं, फिर मैं रिपीट कर दूंगा आकर वापस। सही है, ओके बेटा। जी बेटा, वी आर बैक। सब वापस आ चुके हैं। हम दोबारा एक बार इसको देख लेते हैं, स्लोप को जो हम पढ़ रहे थे, और फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन करेंगे। बेटा स्लोप के बारे में मैंने बताया, जैसा कि वली कह रहे थे, ढलान। बेटा कोई भी आप चीज़ ऐसी देखें कि जब हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, जैसे ज़मीन होती है, ज़मीन के साथ कोई भी चीज़ उठा दी जाए किसी ख़ास एंगल के ऊपर, कोई भी चीज़ इंक्लाइंड हो, बेटा कोई भी चीज़ जो है वो सरफेस से उठी हुई हो, कोई भी चीज़ वो सरफेस से ऊपर हो, टिल्ड हो सरफेस के ऊपर, तो बेटा वो चीज़ आपके पास स्लोप कहलाती है, स्लोप कहलाती है। ठीक है, अब स्लोप के बारे में दो चीजें हैं। स्लोप में क्योंकि एंगल बनता है तो एक इसका फॉर्मूला एंगल के जरिए निकालने का भी है बेटा, और एक जो है वो कोऑर्डिनेट के जरिए भी निकालने का है, क्योंकि हम इसको एक्स और वाई एक्सिस के साथ कोऑर्डिनेट में भी लिखते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई इसके दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है m इक्वल टू टेन थीटा। स्टूडेंट्स ये m जो है वो रेशो नहीं है। अगर m1 m2 लिखा हुआ कहीं पे आपको नजर आए तो आप समझ जाइएगा कि वो रेशोज हैं जो आप रेशो थ्योरम में यूज करते थे। स्लोप के लिए सिर्फ स्मॉल m यूज होता है। स्मॉल m इज द सिंबल ऑफ स्लोप। ठीक है, तो m इक्वल टू टेन थीटा एक फॉर्मूला है। दूसरा जो फॉर्मूला है इसका वो ये है, m इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x, m इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये दो फॉर्मूले हैं बेटा जो हम लगाएंगे किसके लिए? स्लोप निकालने के लिए। ठीक है, तो स्लोप बड़ी सिंपल सी चीज, आई होप कि ये जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। इसका क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या फरमा रहे हैं? व्हाट इज द इंक्लिनेशन। बेटा देखें, व्हाट इज द इंक्लिनेशन एंड द स्लोप of each of the following lines, of each of the following lines। ठीक है, आपने क्या करना है, जो लाइंस आपको दी जा रही हैं उसके बारे में दो चीजें आपने इनको बतानी हैं। और दो चीजें क्या हैं? एक इंक्लिनेशन बतानी है और एक स्लोप बताना है। अभी मैं बता देता हूं इंक्लिनेशन ये किसको कह रहे हैं और स्लोप किसको कह रहे हैं। पहला पार्ट है the bisector of the first and third quadrants, first and third quadrants। बेटा इंक्लिनेशन ये किस चीज को कह रहे हैं?
इंक्लिनेशन ये कह रहे हैं एंगल को, कि जो स्लोप बन रहा है, स्लोप बनते वक्त इंक्लिनेशन क्या होगी, स्लोप बनते वक्त इंक्लिनेशन क्या होगी, ये उस इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, इंक्लिनेशन मींस एंगल, एंगल क्या होगा, इंक्लिनेशन का वर्ड जब भी यूज हो तो वो एंगल जो स्लोप बनने के लिए यूज हो रहा है, समझ रहे हो बात को, जैसे मैंने अभी थीटा बना के दिखाया था आपको, और उस एंगल की मदद से स्लोप कितना है, ठीक है, स्लोप की जब वैल्यू निकालेंगे पता चलेगा वो एक्चुअली इंक्लिनेशन है कितनी, वो स्लोप किस लेवल का बनाएगा। ठीक है, तो दो चीजें हम बताएंगे। पहला सवाल हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, आपने जो इंक्लिनेशन और स्लोप बताना है वो किसका बताना है, बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का। अब यहाँ क्वाड्रेंट्स का जिक्र हुआ है, अगर क्वाड्रेंट का जिक्र हुआ है तो मैं यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेंट बना लूंगा, y एक्सिस और x एक्सिस। ठीक है जी बेटा, बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट मैं बता रहा हूं अभी। बेटा मुझे बताओ कि जब हम ये x और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं या आप ग्राफ पेपर देखते हो, उसके अंदर इसी तरह होता है शेप, ये y एक्सिस और x एक्सिस कट कर रहे होते हैं, जिस पॉइंट पे कट कर रहे होते हैं ये ओरिजिन होता है, और हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। हम कहते हैं कि ये जो ग्राफ है इसके चार पार्ट है, चार पार्ट्स हैं, उसको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, दीज आर द पार्ट्स, ये चौथाई हिस्से हैं जब भी क्वाड्रेंट कह रहे हैं इनको ग्राफ के। ठीक है, आप सब जानते हो, यहां से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर में भी ग्राफ पढ़ा है, मैट्रिक में भी ग्राफ पढ़ा है आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट्स हो गए आपके पास। अब वो क्या कह रहे हैं, आपने किसकी इंक्लिनेशन और स्लोप बताना है, बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को जो चीज बाइसेक्ट करे। ठीक है, तो अब वो कैसे बनेगा, एक ऐसी लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर दे, वो ऐसी बनेगी ना, बनेगी कि नहीं बनेगी ऐसे, ये एक वो लाइन है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को आधा कर रही है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है बेटा, समझ आ रही है बात। ठीक है, तो अब वो लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है वो कितना एंगल बना रही है, उसकी इंक्लिनेशन कितनी है बताइए। हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और जो लाइन हमारे पास पहले आएगी हम वहीं पर रुककर एंगल मेजर करते हैं। बेटा आपको पता है ये क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है टोटल, ये जो क्वाड्रेंट बना हुआ है, यस शाबाश, मेरे पास आंसर आना शुरू हो गया है बच्चों। ये जो क्वाड्रेंट होता है आपके पास 90 होता है, और मैंने कहा इस लाइन ने इसको बाइसेक्ट कर दिया, आधा कर दिया। तो बेटा अगर आधा कर दिया है ना, तो आधा करने का मतलब 90 का आधा 45। तो अगर मैं यहाँ के एंगल की बात करूं तो बेटा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45। पहली लाइन का एंगल लेंगे बस, जैसे ही हमने टर्न किया एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू किया तो फर्स्ट जो लाइन हिट होगी हमारे पास वो एंगल होता है, नीचे को नहीं देखेंगे क्योंकि ये लाइन ऐसे बन रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट से। ठीक है, अब 45 एंगल है हमारे पास, तो हम यहां पर कह देंगे, क्या कह देंगे आंसर के अंदर, इंक्लिनेशन हमारे पास कितनी है बच्चों, इंक्लिनेशन हमारे पास है 45 डिग्री। ठीक है, इंक्लिनेशन हमारे पास कितनी है 45 डिग्री, और स्लोप कितना होगा, स्लोप के लिए फॉर्मूला लगेगा m इक्वल टू tan थीटा, सही है, क्योंकि एंगल दिया हुआ है, तो m इक्वल टू tan थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा 45 डिग्री। तो बताएं tan 45 कितना होता है, 1 के बराबर होता है, बिल्कुल, तो m आ गया 1 के बराबर। ठीक है, अच्छा मैं बता देता हूं बेटा, देखो इंक्लिनेशन और स्लोप में फर्क क्या है। इंक्लिनेशन का मतलब है कि जो आपका स्लोप है बेटा, आपकी ढलान है, वो कितना एंगल बना रही है, समझ गए, आपकी ढलान कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। अब स्लोप जो है, स्लोप आपके पास वो वैल्यू है, स्लोप आपके पास वो वैल्यू है जो आपको बताएगी कि आपका स्लोप मैक्सिमम है या मिनिमम है। बस आपका स्लोप कितना है, कितना ज्यादा है और कितना कम है,
स्लोप कभी 1 होता है, स्लोप कभी -1 आता है इसके अंदर, ठीक है। स्लोप कभी जो है वो -0.8 आता है। दैट मीन्स ये इसी के दरमियान फ्लक्चुएट करता रहता है, 0 और 1 के दरमियान। तो इससे आपको अंदाजा होगा, वैल्यू 1 के जितने करीब होगी ना बेटा, वैल्यू 1 के जितने करीब होगी, तो आपको इससे अंदाजा होगा कि स्लोप कितना स्ट्रांग है हमारा। ये एक तरह का मेजर है, ये एक तरह की चेकिंग है कि हाउ मच आपका जो स्लोप है ना वो कितना स्ट्रांग है, उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो एक्यूरेसी कितनी है, ये चीज है। अच्छा, इंक्लिनेशन 45 कैसे हुई बेटा? ये आपके पास जो लाइन है बच्चा, ये बाइसेक्ट कर रही है बेटा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को। तो बेटा ये क्वाड्रेंट जो होता है ना, ये क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री का। अब जब मैं इस लाइन से बाइसेक्ट कर रहा हूं, बाइसेक्ट का मतलब मैं आधा कर रहा हूं, तो एंगल भी आधा होगा ना, 90 था तो ये 45 हो जाएगा। पहली जो लाइन होती है ना बेटा, फर्स्ट जो लाइन आ रही है आपके पास टर्न करते हुए, आप उसका एंगल नोट करते हैं, आप नीचे नहीं जाते। समझ गए बात? ठीक है बेटा, और कोई कंफ्यूजन तो बता दो। अब्दुल राफे क्या कह रहे हो बेटा? हाँ अब्दुल राफे, 1 से कम और ज्यादा होती है वैल्यू, ये माइनस में भी आएगी, मैं वही तो कह रहा हूं आपसे। समझ लीजिए, ये स्लोप जो है वो ढलान का एक मयार है। हाँ सही है बच्चों, एक सवाल और करते हैं। नहीं, इसका यूनिट कुछ नहीं होता रेहान, इसका यूनिट कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो आपको जब हम कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूले से करेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि उसमें दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशो हो रहा होता है बेटा। इंक्लिनेशन वलीद वो वैल्यू है, वो एंगल है कि जो आपकी ढलान आपकी सरफेस बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। आपकी टिल्ड सरफेस, आपकी जो सरफेस टेढ़ी है फिगर की, ठीक है, वो जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है वो इंक्लिनेशन है। और बोलो बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका? अगर हो गया है तो यस लिखते हैं भाई, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसी किस्म की टेंशन लेकर आगे मत जाइएगा, वरना मैथ्स की क्लास है तो टेंशन वैसे ही मल्टीप्लाई होती रहती है, ठीक है ना। सही है बच्चों, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी जो पार्ट हैं इसके, उसमें क्या कहा हुआ है? पार्ट 2, बाइसेक्टर ऑफ द सेकेंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं आपको दिखा देता हूं डायग्राम बना के, किसी किस्म की कोई परेशानी लाहक ना हो आपको, हो जाएगा, कर लेंगे क्या ये? आपको दूं करने के लिए ये? हाँ इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेटा सिमिलर है। बेटा एक्सिस ऑफ एक्स की बात हो रही है पार्ट 3 में। एक्सिस ऑफ एक्स का स्लोप, तो बेटा एक्स एक्सिस कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा फ्लैट, यानी उसका एंगल 0 होता है। सीधी लाइन जो होती है उसका एंगल 0 होता है। जब वो लाइन हम पूरी रोटेशन कंप्लीट करते हैं ना उसके ऊपर, हाफ रोटेशन, तो फिर वो 180 होता है। मगर एक्स एक्सिस का जो एंगल है वो होता है 0, ठीक है। इसी तरह से वाई एक्सिस का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, बिल्कुल वो खड़ा होता है, सही है, परपेंडिकुलर। तो 0 और 90 डिग्री होगा अब्दुल राफिज के अंदर। और सेकंड पार्ट में क्या होगा?
सेकंड पार्ट में एंगल क्या होगा? सेकंड पार्ट के अंदर एंगल क्या होगा? कह रहे हैं बाइसेक्टर ऑफ सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बता दें। नहीं 45 नहीं होगा बेटा, यस 135 होगा। 90 तो स्ट्रेट लाइन पर ही है, देखो ये डायग्राम देख लो, ये वाली 90 तो यहीं पर है, फिर इससे आधा और आगे बढ़ेंगे 135 हो जाएगा। सही है बेटा। देखो सेकंड और जो वो लाइन होगी मैं बनाकर दिखा देता हूं, ये डायग्राम देख लें इसकी। सेकंड पार्ट का बता रहा हूं आपको, बाइसेक्टर ऑफ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बनाया मैंने बाइसेक्टर बेटा। अब ये जो है आपके पास, इस लाइन का आपने एंगल देखना होगा। ऐसे जब आएंगे आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए तो ये लाइन पहले आएगी। अब यहां पर एंगल क्या होगा बेटा, यहां से यहां तक जब आओगे ना तो ये 90 डिग्री हो चुका है यहां पर। फिर आप इस क्वाड्रेंट का आधा और कवर कर रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट का, तो आधा क्वाड्रेंट जो है वो 45 के बराबर होता है। तो बेटा 90 और 45 कितना हो जाएगा? 135। समझ में आई बात? 135 डिग्री यहां पर एंगल होगा। वन 135 डिग्री आप यूज करेंगे इसके अंदर। इंक्लिनेशन आपकी ये हो गई और फिर आप इसकी मदद से स्लोप निकाल लेंगे। एक्सिस ऑफ एक्स का मैंने बता दिया 0 डिग्री होता है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लैट लाइन होती है। एक्सिस ऑफ एक्स का मतलब क्या है? ये एक्सिस ऑफ एक्स का आपने स्लोप निकालना है। तो बेटा इसमें तो एंगल उठा ही नहीं है, बोलो ना, इसमें तो एंगल उठा ही नहीं है, स्लोप उठा ही नहीं है। तो जब स्लोप जरा सा भी कवर नहीं हुआ, इंक्लिनेशन जरा सी भी कवर नहीं हुई, तो एंगल क्या होगा यहाँ पर? 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री लेंगे। और बेटा अगर आप वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस की, तो बेटा अगर हम यहां से यहां तक आए तो यहाँ पे यहां तक आते हुए ये 90 डिग्री कवर हो चुका है। सिंपल सी बात है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, ये 3 पार्ट आपने करने, कर लेंगे सब। नहीं बेटा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं रयान, तरीका बना हुआ एक चीज का ना, तो अब वो उसको छेड़ नहीं सकते हम। सही है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप अच्छा बात कर रहे थे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। अब तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ईच of the following pair of points। पहला पार्ट है 3,7 2,9। सॉल्यूशन। बेटा आपसे फरमाया जा रहा है कि आपने स्लोप निकालना है लाइन ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। मैंने कहा था कि कभी कभार जब हम एक्स और वाई एक्सिस पर यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर शो करते हैं अपने लाइन को, तो उसका स्लोप वहां पर भी निकाला जाता है, और उसको निकालने के लिए फॉर्मूला भी आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला जो है वो आपके पास लिखा हुआ है,
उसी को यूज करेंगे। 2 पॉइंट अगर दिए हुए हैं तो पहला पॉइंट आपके पास x1 y1 होगा, दूसरा पॉइंट आपके पास x2 y2 होगा। तो अगर इसका हमें स्लोप निकालना है, क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन मार्क क्यों भेज रहे हो इतने सारे? हाँ, सुन रहे हैं सब? मुझे आवाज आ रही है? नहीं, मेरे पास कोई सवाल नहीं आ रहा आपका, क्योंकि वो बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था थोड़ा सा। नहीं, कैलकुलेटर वाला कोई सवाल नहीं आया, दोबारा लिख दो। अच्छा, बेटा ये पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2। अब मुझे जो है वो स्लोप निकालना है, तो स्लोप का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा कोऑर्डिनेट्स वाला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m इक्वल टू y2 कितना है 9 माइनस y1 कितना है 7 अपॉन x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 3। m इक्वल टू 9 माइनस 7 2 हो गया, और 2 माइनस 3 क्या हो गया, -1 हो गया। तो m कितना आ गया आपके पास, m कितना आ गया, -2 आ गया आपके पास। ठीक है, -2, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल, कैलकुलेटर में 1090 रखेंगे तो एरर देगा। एरर का मतलब है 1090 पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं का मतलब है कि ये इन्फिनिटी है। सही है? तो बेटा ये कोऑर्डिनेट के थ्रू भी आपने कर लिया, कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूले के थ्रू। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो? बाकी इसके जो पार्ट है ना 2 से 4 तक, क्वेश्चन नंबर 7 के 2 से 6 तक, वो बेटा आप कर लेना। ठीक है, ये आप कर लोगे। 6 के भी मैंने आपको दिए हैं, 7 के भी दिए हैं। ये तमाम चीजें आप मुझे कल की क्लास में बताएंगे, एक एक से पूछूंगा मैं इंशाल्लाह ताला कि किया है या नहीं किया है। जी रुहेल बोले। 4 का पार्ट 2 कह रहे हैं ये, 4 के भी दिए हैं। हाँ, काफी सारे दिए हैं, आज मैंने भरमार कर दिए। भाई रुहेल की फरमाइश आई है बड़े पुरजोर तरीके से कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 जो है वो करवाया जाए यहाँ पर, तो दिखा देते हैं आपको। स्पेशल सवाल है। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है अगर, तो क्या करेंगे, y0 पुट करेंगे। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो ये 9x² ऐसे ही रहेगा, y की जगह 0 आएगा बेटा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 9x² 0 के बराबर। फिर ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, 0/9 0 हो जाएगा ये भी। स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ रूट लगेगा बेटा, 0 का रूट भी क्या होता है 0। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना आ गया, 0 आ गया बेटा। इसी तरह अगर y इंटरसेप्ट निकालना हो तो x की जगह 0 पुट करोगे, इंशाल्लाह ताला y भी 0 आएगा। बोलो सही है रुहेल? और कुछ? इलेवन क्वेश्चंस नहीं दिए बेटा, मैं 11 क्वेश्चंस नहीं देता कभी भी, 11 पार्ट्स दिए। क्वेश्चन 6 का पार्ट 4 कहा जा रहा है, ये लीजिए क्वेश्चन 6 का पार्ट 4, द एक्सिस ऑफ वाई। एक्सिस ऑफ वाई की आपको इंक्लिनेशन भी बतानी है और इसका स्लोप भी बताना है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ वाई के लिए ये डायग्राम हम बनाएंगे। एक्सिस ऑफ वाई का मतलब ये, इस लाइन का आपने स्लोप और इंक्लिनेशन बतानी है। तो बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन होती है बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन, इसका एंगल होता है 90 डिग्री। दैट्स वाई हम इसमें लिख देंगे इंक्लिनेशन हमारे पास, नेशन हमारे पास 90 डिग्री है। स्लोप के लिए फॉर्मूला लगेगा m इक्वल टू tan 90 डिग्री। ठीक है, tan 90 आपके पास नहीं देगा कैलकुलेटर, आपसे माजरत कर लेगा, बोलेगा भाई मैं नहीं निकाल सकता।
तो इसका मतलब अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी का सिंबल यूज करेंगे यहाँ पर, और इन्फिनिटी का मतलब है बेटा, एम इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है? एम इन्फिनिटी का मतलब है कि एम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? लातादाद या बहुत बड़ी वैल्यू, ह्यूज वैल्यू। तो स्लोप इनफाइनाइट है। क्यों इनफाइनाइट है? जरा गौर करो, जरा गौर करो। तो ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन है, ये बहुत ज्यादा खड़ी हो चुकी है। यानी सरफेस से जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारा स्लोप बढ़ता रहता है। ठीक है, यहां पर होगा तो कम होगा, यहां पर होगा तो और ज्यादा होगा, यहां होगा तो स्लोप और ज्यादा होगा, लेकिन बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाएगा तो वो मैक्सिमम हो जाता है। दैट्स वाई एम इक्वल टू इन्फानाइट आ रहा है यहां पर। जी, क्वेश्चन 4 पार्ट 4 तो करवाया है मैंने अभी। क्वेश्चन 4 पार्ट 4, क्वेश्चन 4 पार्ट 4 भी देख लें। वैसे इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं, मुझे लग रहा है एक एक करके सब करवा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। नहीं, एक्स इन्फिनिटी नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट में, वो आप करें और फिर मुझे बताइएगा। सही है, क्वेश्चन 4 का 4 पार्ट करवा रहा हूं, फिर हम यहां से जा रहे हैं। एक्स वाई प्लस 3x इक्वल टू 0। बेटा एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो y 0 पुट करूंगा, y 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा यूं, 0 प्लस 3x इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 0, और x कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है तो x 0 पुट करूंगा, तो x 0 अगर मैं पुट करता हूं बेटा तो मेरे पास y बचेगा ही नहीं। y बचेगा ही नहीं, इसका मतलब है कि y जो है वो इंटरसेप्ट नहीं है इसके अंदर, सिर्फ x इंटरसेप्ट आएगा। ठीक है बेटा, सही है। अब जो पार्ट आपको दिए हैं वो आप घर से कर लीजिएगा, और उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।